तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.27 का, जो है डिस्कस ब्रीफली गिविंग एन एग्जाम्पल इन ईच केस द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रोल ये जो 4 है बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में और मेटलर्जी में कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल कर जाता है, ये हम लोग को देखना है। तो जो पहला है वो है बायोलॉजिकल सिस्टम का। तो पहला है बायोलॉजिकल सिस्टम में several biological compounds are coordination compounds। बायोलॉजिकल सिस्टम, तो हमारा जो क्लोरोफिल है, हमारा जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें हमारा सेंट्रल मेटल क्या है, जिसमें हमारा सेंट्रल मेटल है मैग्नीशियम। ये 2 स्टेट पर है। तो ये क्लोरोफिल जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका सेंट्रल मेटल है मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल पिगमेंट के लिए प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल सिस्टम का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा फील्ड है। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो हम लोग को पता है कि जो सिस्प्लैटिन कंपाउंड है, जो सिस्प्लैटिन है, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सिस्प्लैटिन का फॉर्मूला क्या है? सिस्प्लैटिन का हमारा फॉर्मूला है PtCl2NH3O2। ये जो कंपाउंड है ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट्स, और ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, टू ट्रीट कैंसर। इसके ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग यूज होता है, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये हो गया हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला जो है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल कर जाता है। तो ये कैसे? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के माध्यम से। तो हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये यूज्ड होता है क्वालिटेटिव स्कीम ऑफ एनालिसिस। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज यूज्ड इन qualitative scheme of analysis, for qualitative analysis। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर आयन, we can separate silver ion, Ag ion, we can separate silver ion from the precipitate of, we can separate Ag ion from the precipitate of AgCl, Hg2Cl2 and PbCl2। If we add aqueous ammonia to this solution, तो तब क्या हो जाएगा? एक्वस एमोनिया डालने से ये जो AgCl है, ये AgCl एमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये फॉर्म करेगा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है AgNH3 तो ये हो जाएगा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिल्वर आयन को ये मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर एमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। मेटलर्जी में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल कर जाता है। तो कैसे? ये जो मेटल है गोल्ड और सिल्वर, ये जो गोल्ड और सिल्वर मेटल है, ठीक है, इस मेटल को हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के माध्यम से गोल्ड और सिल्वर को हम लोग अलग कर सकते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो है साइनाइड। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड और सिल्वर फ्रॉम इट्स ओर। साइनाइड प्रोसेस से हम लोग गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या होता है? Ag2S प्लस 4NaCN, इससे हम लोग को जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है वो है 2NaAgCN होल ट्वाइस, CN होल ट्वाइस प्लस 2NaS। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है? ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जिंक का बात करें, जब हम लोग इस कंपाउंड को जिंक से ट्रीट करते हैं, जब इस कंपाउंड को हम जिंक से ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाता है? जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम जिंक से ट्रीट करें तो यहाँ पर हम लोग को सिल्वर का एक प्रेसिपिटेट मिलता है और यहाँ से हम लोग सिल्वर को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम जिंक से ट्रीट करें तो ये हमारा हो जाता है Na2ZnCN होल ट्वाइस और यहाँ पे हम लोग के पास सिल्वर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग साइनाइड प्रोसेस के माध्यम से ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और इसको जब हम जिंक से ट्रीट करते हैं तो हम लोग को सिल्वर प्योर मेटल मिल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है 9.28 का। क्या है? हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONH3 6Cl2। यहाँ पर हम लोग के पास चारों ऑप्शन है, तो हम लोग को देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स कितना आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो जो कंपाउंड हमारे पास है वो है CONH3 होल 6Cl2। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे ये जो है थर्ड ब्रैकेट का अंदर ये है हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये जो Cl2 है ये हमारा आयोनाइजेशन एंटिटी है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन स्फीयर पर है। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, ये है आयोनाइजेशन स्फीयर पर। तो हम लोग जानते हैं कि ये जब डिसोशिएट करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये एक आयन प्रोड्यूस करेगा, ये 2+ यहाँ पर जो Cl2 है इसका मतलब है ये दो Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो कंपाउंड ये जब डिसोशिएट होगा तो ये हम लोगों को टोटल 3 आयन देगा। एक है ये और 2 क्लोराइड आयन, ठीक है। तो यहां से हम लोग टोटल 3 आयंस हमको मिलता है, टोटल 3 आयंस। तो ठीक है, तो यहाँ का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 9.29 का। यहाँ पे दिया हुआ है amongst the following ions which one has the highest magnetic moment value। तो ये जो तीनों कंपाउंड है इसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा जो पहला कंपाउंड जो है वो है हमारा क्रोमियम। क्रोमियम यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, CrH2O होल 6 3+। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है वो है +3। तो क्रोमियम +3 स्टेट पर है, यानी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया 3d3। 3d3 का मतलब यहाँ पे हम लोग के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ का अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है n × n+2 होल रूट। यहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो
तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 3.8। ठीक है, तो फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट जो कंपाउंड है उसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आ गया 3.8। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है Fe। वहाँ का सेंट्रल मेटल है आयरन। कंपाउंड है FeH2O6 यहाँ पे सेंट्रल मेटल है आयरन। आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ पे +2। आयरन +2 का मतलब है ये हमारा हो गया 3d6। और यहाँ पे जो लिगेंड है H2O वो हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो 3d6 का मतलब यहाँ पे हम लोग के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाएगा ये 1, तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा लगभग 1.73। ठीक है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड था उसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आ गया 1.73। अब चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है जिंक, ZnH2O6। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों +2। इसका मतलब है जिंक 3d10 है। ठीक है, क्योंकि जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s2 3d10। तो यहाँ से जब जिंक +2 होगा तो वो हो जाएगा 3d10। ठीक है, तो 3d10 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो जिंक के लिए मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हो जाएगा 0। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है 9.31 का वो है among the following the most stable complexes। तो यहाँ पे हम लोग के पास 4 ऑप्शन है, हम लोग को बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखते हैं, ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में ही आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में ही आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड है वो यहाँ पे डिफरेंट लिगेंड है। तो फर्स्ट में तो है वाटर, दूसरा में है अमोनिया लिगेंड, जो तीसरी कंपाउंड है वहां पे जो लिगेंड है वो है ऑक्सैलेट लिगेंड, और फोर्थ कंपाउंड में है क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि ये जो ऑक्सैलेट लिगेंड है C2O4 ये हमारा एक बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सैलेट लिगेंड है ये हमारा एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड क्या करता है, ये चीलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। बाइडेंटेड लिगेंड क्या करता है, ये चीलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो बाइडेंटेड कंपाउंड है, ये बाइडेंटेड जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, वो आयरन के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा वो एक चीलेट कॉम्प्लेक्स होगा, वो चीलेट कॉम्प्लेक्स होगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो बाकी तीनों कॉम्प्लेक्स है उससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है 3, जो एक चीलेट कॉम्प्लेक्स है और जो इन चारों कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल है। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 9.32 का। What will be the correct order for the wavelengths of absorption in the visible region for the following? तो यहाँ पर तीनों कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग के पास चारों कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो चारों लिगेंड है वो है नाइट्राइट NO2, और है H2O, और है NH3। तो हम अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो ये जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है वो है H2O का सबसे कम है, उसके बाद है NH3,
और सबसे ज्यादा है NO2 का। ये हो गया हमारा लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ। ये है हमारा लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो दोस्तों अगर ये हमारा लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसका एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा, ये जो 3 कॉम्प्लेक्स है इसका एनर्जी ऑर्डर हमारा हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा NiH2 का, NiH2 होल 6, देन होगा हमारा अमोनिया जो लिगेंड है, (2+) और सबसे ज्यादा होगा हमारा NiNO2 का। इसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, उसके बाद होगा निकेल NH3 का और उसके बाद होगा निकेल H2O का। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि एनर्जी और जो लैम्डा वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी के साथ जो लैम्डा का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम लोग को पता है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो ये जो वेवलेंथ है ये एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो हो जाएगा, तो हमारा ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा, सबसे पहले सबसे कम होगा NiNO2 का, देन NiNH3 होल 6 का और उसके बाद सबसे ज्यादा होगा NiH2O का। ठीक है, ये जो एनर्जी ऑर्डर है इसका रिवर्स हो जाएगा हमारा वेवलेंथ ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर से रिवर्स हो जाएगा हमारा वेवलेंथ ऑर्डर। ठीक है।